जीरो टू इन्फिनिटी चैप्टर 10 को कंटिन्यू करते हुए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 106 की, जो है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में। इससे पहले जो हमने रेगुलेशन नंबर 105 पढ़ा था वो था मैनुअल ओपन कास्ट माइनिंग के लिए, और रेगुलेशन नंबर 106 है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग के लिए। इस रेगुलेशन को आप ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम के पॉइंट से ये रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। आइए डिटेल में देखते हैं। सब रेगुलेशन नंबर 1 इसका, इन ऑल मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग्स द प्रिकॉशंस स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशन नंबर 2 टू सब रेगुलेशन नंबर 6 शैल बी ऑब्जर्व। अभी जो सब रेगुलेशन 2 से सब रेगुलेशन 6 पढ़ेंगे उसमें जो प्रिकॉशन है वो सारे मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग्स में वो सारे प्रिकॉशन को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। सब रेगुलेशन नंबर 2, Before starting a mechanized open cast working, the owner and agent of the mine shall ensure that the mine, including its method of working, ultimate pit slope, dump slope and monitoring of slope stability has been planned, designed and worked as determined by a scientific study, and a copy of the report of such studies has been kept available in the office of the mine. देखिए अब इसके इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। जब भी कोई ओपन कास्ट माइन जो कि मैकेनाइज्ड होने वाली है उसको स्टार्ट करने से पहले क्या करना होगा कि ओनर और एजेंट को, यहाँ पे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनर और एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो एक साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट कराए उस पर्टिकुलर माइन के लिए जहाँ पे मैकेनाइजेशन होने वाला है, मैकेनाइज्ड माइन स्टार्ट होने वाली है, और उस साइंटिफिक स्टडी में इन सब चीज़ों को वर्कआउट करे कि उसके अंदर में क्या मेथड ऑफ वर्किंग होगा। मेथड ऑफ वर्किंग का कहने का मतलब हो गया कि उसमें शॉवल और डंपर से काम चलना है, कि सरफेस माइनर से काम चलना है, या फिर ड्रैगलाइन से काम चलना है। उस पर्टिकुलर माइन की अल्टीमेट पिट स्लोप क्या होगी, अल्टीमेटली जो पिट स्लोप अचीव होगी माइन लाइफ के एंड तक में, वो अल्टीमेट पिट स्लोप क्या होगी, वो जो डंप यूज़ करेंगे उसके डंप की स्लोप क्या होगी, और साथ ही जो डंप की स्लोप है चाहे पिट की स्लोप है, इसकी मॉनिटरिंग का काम किस तरीके से होगा। ये सब कुछ साइंटिफिक स्टडी के आधार पर पहले से प्लान कर लेना है, डिज़ाइन कर लेना है। ठीक है, और साथ में क्या करना होगा कि इस साइंटिफिक स्टडी की जो कॉपी होगी वो माइन के ऑफिस में अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये जो चीज़ है, ये जो सब रेगुलेशन नंबर 2 है, ये है कोई भी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले। अब उन माइंस का क्या होगा, जब ये रेगुलेशन फोर्स में आया तो ऑलरेडी जो मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग चल रही थी उन माइन का क्या होने वाला है उसके बारे में आप देखिए कंडीशन दी है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ माइंस वेयर सच स्टडी हैज़ नॉट बीन मेड, it shall be the responsibility of the owner and agent to get the said study made within 1 year from the date of coming into force of these regulations। यानी अभी जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं, तो जब कोल माइन रेगुलेशन 2017 फोर्स में आया तो उसके इमीडिएटली बाद हर एक माइन के ओनर और एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि 1 साल के भीतर जब से रेगुलेशन है उसके 1 साल के भीतर ऐसी साइंटिफिक स्टडी करा लेनी है जिसमें अल्टीमेट पिट स्लोप, डंप स्लोप और स्लोप स्टेबिलिटी मॉनिटर करने का क्या तरीका होगा, इसकी जो प्लानिंग, डिज़ाइन, ये सब जो भी चीज़ें कवर हैं सब रेगुलेशन 2 के अंदर में, ये सारी चीज़ उसके अंदर कवर हो जाएं और ये सब रेगुलेशन 2 को वो कंप्लाई कर लें। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग माइंस के लिए कंडीशन दी हुई है। नेक्स्ट सब रेगुलेशन नंबर 3 की बात करते हैं। द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन शैल इंश्योर दैट द रिकमेंडेशंस मेड इन द रिपोर्ट ऑफ साइंटिफिक स्टडी रेफर्ड टू इन सब रेगुलेशन 2 आर कंप्लाइड विथ। अब जो सब रेगुलेशन 2 के अंदर में साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट कराई गई, अब हर एक माइन के ओनर, एजेंट और मैनेजर, इन तीनों की ये जिम्मेदारी बनेगी कि जो साइंटिफिक स्टडी के अंदर में जो भी रिकमेंडेशन दी हुई है, रिकमेंडेशन कहने का मतलब साइंटिफिक स्टडी में बताया गया हो क्या पिट स्लोप रखनी है, आपको क्या डंप स्लोप रखनी है, डंप की बेंचिंग कैसे करनी है, या फिर माइन की बेंचिंग कैसे करनी है, या फिर ऐसे कोई भी रिकमेंडेशन उसके अंदर में हो, वो सारी की सारी रिकमेंडेशन का कंप्लायंस होना ज़रूरी है। और ये चीज़ इंश्योर करेंगे ओनर, एजेंट और मैनेजर, ये तीनों मिलकर इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट सब रेगुलेशन नंबर 4 है, द हाइट ऑफ द बेंचेज इन द ओवरबर्डन कंसिस्टिंग ऑफ एल्यूवियल सॉइल, मोरम, ग्रेवल, क्ले, डेब्रीज और अदर सिमिलर ग्राउंड शैल नॉट एक्सीड 3 मीटर्स एंड द विड्थ देयरऑफ शैल नॉट बी लेस देन 3 times द हाइट ऑफ द बेंच। अब अगर ऐसे कोई ओवरबर्डन है जिसे में एल्यूवियल सॉइल है, मोरम है, ग्रेवल है, क्ले है, डेब्री, यानी कि कोई लूज मटेरियल है, कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी कंसिस्टेंसी लो है, यानी सॉफ्ट मटेरियल है बेसिकली। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई ओवरबर्डन है तो उन ओवरबर्डन में जो बेंचेस बनेंगे उसकी हाइट 3 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और साथ ही उस बेंच की जो विड्थ होगी वो हाइट के 3 टाइम्स होनी चाहिए। ठीक है, 3 टाइम्स से मोर ही होनी चाहिए, 3 टाइम्स से कम नहीं होनी चाहिए। अब आप सब रेगुलेशन नंबर 4 को कंपेयर करिए। जब हमने मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग की बात की थी इससे पिछले वाले रेगुलेशन में, तो वहाँ पे जो हाइट रेस्ट्रिक्ट की थी एलुवियल सॉइल में वो 1.5 मीटर थी,
और जो विड्थ बताई गई थी वो उसके बराबर ही बताई गई थी कि हाइट से ज़्यादा होनी चाहिए विड्थ कम से कम, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइट बताई 3 मीटर और विड्थ बताई गई बेंच की इसकी 3 टाइम्स। ओके, ये चीज़ याद रखेंगे आप, ये ऑब्जेक्टिव में मैकेनाइज्ड और नॉन मैकेनाइज्ड में ये सिमिलर टाइप की चीज़ें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सब रेगुलेशन नंबर 5। द हाइट ऑफ बेंचेस इन कोल एंड ओवरबर्डन ऑफ रॉक फॉर्मेशन अदर देन दैट mentioned in sub-regulation 4 shall not be more than the digging height or reach of the excavation machine in use for digging, excavation or removal, and the width thereof shall not be less than. First point, the width of the widest machine plying on the bench plus 2 meters, or B point, if dumpers ply on the bench 3 times the width of the dumper, or C point, the height of the bench, whichever is more. ये सब रेगुलेशन नंबर 5 भी ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका इंटरप्रिटेशन पहले समझ लीजिए। सब रेगुलेशन 4 में तो हमने एलुवियल सॉइल, ग्रेवल और जो लूज और नॉन कॉम्पैक्टेड मटेरियल है उस टाइप के मटेरियल के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हाइट 3 मीटर रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। लेकिन इसके अलावा जहाँ पे सॉलिड ओवरबर्डन है, ठीक है, जहाँ पे रॉक का फॉर्मेशन है, उन पर्टिकुलर ओवरबर्डन में जब बेंचिंग करेंगे तो बेंचिंग में जो उसकी बेंच की हाइट होगी वो डिगिंग हाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी एक्सकवेशन मशीन माइंस में यूज़ में लाई जा रही है उसकी डिगिंग हाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, और साथ में अब बेंच की विड्थ की बात आती है। बेंच की हाइट तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी, जो मशीन है उसकी डिगिंग हाइट के बराबर, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं विड्थ की। विड्थ क्या होगी, विड्थ के लिए 3 कंडीशन दी और 3 कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा वो विड्थ तो रखनी है, ठीक है। तो पहले बेंच की विड्थ डिटरमिन करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि बेंच के ऊपर में सबसे चौड़ी, सबसे वाइडेस्ट मशीन कौन सी डिप्लॉय हो रही है। सपोज करते हैं अगर कोई वाइडेस्ट मशीन है आपकी 8 मीटर की, ठीक है, तो कह रहे हैं 8 मीटर प्लस 2 मीटर, यानी 8 प्लस 2 10 मीटर हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि डंपर अगर उस पर चल रहे तो 3 टाइम्स विड्थ ऑफ द डंपर। तो डंपर मान लेते हैं 4 मीटर के डंपर हैं, 4 मीटर चौड़ाई के हैं, तो 3 टाइम्स हो गया 12 मीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ द बेंच अगर हाइट है 10 मीटर, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो तीनों में मैक्सिमम क्या हुआ, डंपर वाला 12 मीटर। तो इस पर्टिकुलर केस में जो बेंच की विड्थ होगी वो 12 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंच की विड्थ है ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, ये डिपेंड करेगी आपकी कंडीशन पे, या आप कैसी मशीन डिप्लॉय कर रहे हैं, आप उस पर क्या यूज़ कर रहे हैं, सपोज डंपर यूज़ कर रहे हैं, और आपकी हाइट ऑफ बेंच क्या रखी है आपने। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी आपकी बेंच की विड्थ। अब आगे डिस्कशन में जाने से पहले ही हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बेंच की हाइट को मशीन की डिगिंग हाइट से ही क्यों रेस्ट्रिक्ट किया गया है। अब यहाँ देखिए एक ये है आपका ग्राउंड लेवल, इसके ऊपर एक शॉवल रखी हुई है, ये रोप शॉवल है, ठीक है। अब इस रोप शॉवल का जो डिगिंग कर्व है वो ये है, ठीक है ना, और ये इस हाइट तक मैक्सिमम डिग कर सकते, ये है इसकी डिगिंग हाइट, ठीक है। अब हम 2 सिनारियो कंसीडर करते हैं कि हमने बेंच की विड्थ को डिगिंग हाइट के बराबर रखा है और हमने बेंच की विड्थ को डिगिंग हाइट से ज़्यादा रखा है। तो 2 कंडीशन में क्या हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन देखिए, जब हमने बेंच की विड्थ को डिगिंग हाइट के बराबर रखा है तो ये शॉवल जो है ये ईजिली यहाँ से बेंच फॉर्म कर सकती है, ठीक है। ये मान लीजिए इधर सॉलिड है तो ये यहाँ पे बेंच फॉर्म कर सकती है। अब अगर हमने डिगिंग हाइट से ज़्यादा रखा होता बेंच की हाइट तो क्या होता, ये मान लीजिए ऊपर है, ठीक है। तो ये बेसिकली शॉवल क्या करती ना, ये अंडर कट करना शुरू कर देती, ठीक है। शॉवल का जब मूवमेंट बढ़ता जाएगा आगे मूवमेंट, तो ये देखिए फिर और अंडर कट करेगी। ऐसे केस में क्या होगा कि ऊपर का ये ओवरहैंग क्रिएट होगा और ये ओवरहैंग इसी मशीन के ऊपर गिर सकता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ही लॉ में ही प्रोविज़न कर दिया गया, इस रेगुलेशन में ही प्रोविज़न कर दिया गया है कि आप कोई भी बेंच की जो हाइट बनाएंगे वो शॉवल की या जो एक्सकेवेशन मशीनरी है उसकी डिगिंग हाइट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सब रेगुलेशन नंबर 6 देखते हैं इसका। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रेगुलेशन नंबर 2, 4, 5 द चीफ इंस्पेक्टर में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस as he may specify therein require or permit the height and width of benches in variance with aforesaid। सब रेगुलेशन 6 के जरिए क्या है, यहाँ पर एक स्पेस छोड़ा गया है कि रेगुलेशन में तो हाइट, विड्थ, इन सब चीज़ों के बारे में प्रोविज़न हो गया। अब लेकिन किसी माइन में कोई अलग ही टाइप की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पे ऊपर जो रेगुलेशन 2, 4, 5 है इसका कंप्लायंस ही मुश्किल हो गया, या फिर इनके कंप्लायंस के बावजूद भी वहाँ पे ना सेफ्टी इन डेंजर हो रही है। तो अब देखिए उस केस में क्या है, चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर रिक्वायर और परमिट 2 वर्ड लिखे हुए हैं। हर जगह था कि चीफ इंस्पेक्टर परमिट कर सकते हैं, लेकिन क्या है, रिक्वायर एंड परमिट। चीफ इंस्पेक्टर ऐसे रिक्वायरमेंट भी रख सकते हैं कि आपने सब रेगुलेशन 2, 4, 5 के हिसाब से बेंचेस बनाई,
ठीक है, लेकिन वो बेंच स्टेबल है तो चीफ इंस्पेक्टर बोल सकते हैं भैया उसको छोटा करो बेंच को, उसके एंगल को और डाउन करो, ये सब चीज़ें चीफ इंस्पेक्टर बोल सकते हैं, चीफ इंस्पेक्टर को ये पावर दी गई है। या फिर अगर माइन वाले रिक्वेस्ट करते हैं, उनके पास कोई साइंटिफिक स्टडी है या उनके पास कोई सॉलिड रीज़न है कि सब रेगुलेशन 245 के बियॉन्ड जाके वो कुछ काम करें और वो सेफ रहे, तो वैसे केस में चीफ इंस्पेक्टर जो है परमिट भी कर सकते हैं हाइट एंड विड्थ ऑफ बेंचेस के लिए, ठीक है ना। ये सब रेगुलेशन नंबर 6, यहाँ पे ये रेगुलेशन फिनिश होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेगुलेशन के साथ।